हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द मंजिल भारत क्लासेस। आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए स्पेशली फॉर जेकेपीएसआई एग्जामिनेशन, जेकेएस एग्जामिनेशन, नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन, मैं चाहता नहीं हूं कि इस बार मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी पॉइंट ऐसा रह जाए जिसमें आपको प्रॉब्लम हो अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मेरे दोस्तों, आज जो है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि जब ब्रिटिश रूल ने बैटल ऑफ बक्सर, क्या बैटल ऑफ बक्सर के बाद, है ना, मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा बैटल ऑफ बक्सर जो है वो एक ट्रिपल अलायंस एक तरफ था, राइट। ट्रिपल अलायंस एक तरफ था और ये किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, राइट। और ट्रिपल अलायंस में जो सबसे पावरफुल बंदा था दैट वाज शाह आलम सेकंड, राइट। ही वाज मुगल एम्परर। और इस बैटल ऑफ बक्सर में जो आपका ये ट्रिपल अलायंस हारा अंडर व्हाट? योर मेजर हेक्टर मुनरो, है ना। हेक्टर मुनरो की लीडरशिप के अंडर क्या हुआ भाई साहब, आपका ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको हराया, उसके बाद इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में इनको क्या हुआ, आपका रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट मिला। क्या मिला? रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट मिला, या आप बोल लो दीवानी राइट मिला। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी राइट किस किस का मिल गया बच्चा? आपका बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब देखिए बच्चा, उस वक्त जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी तो इंडिया में जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू बहुत सारे थे। जैसे आज भी गवर्नमेंट के लिए जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू बहुत सारी जगह से गवर्नमेंट क्या कर रही है? रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर बोलो, चाहे वो सर्विस सेक्टर बोलो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलो। ऐसे उस वक्त भी जो उस वक्त के नवाब थे तो बहुत सारे सोर्सेज से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, बट द मेजर पोर्शन जहां से उनको रेवेन्यू आता था वो था लैंड, राइट। वो था लैंड। तो उस वक्त क्या हुआ, जब बंगाल के पास ये पूरा बंगाल कंट्रोल में आया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, रियली वेरी सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये बंगाल पूरा कंट्रोल में आया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो लैंड, जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, इससे कैसे रेवेन्यू लेना है उसको लेके इन्होंने क्या की? सेटलमेंट्स करी, पॉलिसीज लाई, यू कैन से दैट, कि किस तरीके से इस रेवेन्यू पॉलिसी को लाके हम इस लैंड से रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही इनका मोटो था इंडिया में, राइट। तो बच्चा देखो, सबसे पहले आप याद रखना कि वैरन हेस्टिंग्स, कौन बच्चा? आपका वैरन हेस्टिंग्स ने क्या किया? आपका इजारा सिस्टम लाया। क्या लाया? इजारा सिस्टम। इट वॉज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम जिसमें हाईएस्ट बिडर जो होता था उसको लैंड दी जाती थी और फिर उसको उसके साथ डिसाइड किया जाता था क्या रेवेन्यू रहेगा। इट वॉज नॉट फिक्स, रेवेन्यू हमेशा फ्लक्चुएटिंग था, वो चेंज होता रहता था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस होना स्टार्ट हो गया। साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी करप्शन में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी उस वक्त। तो अब इसको प्रॉपर मैनेज करना था, तो इसके फेलियर की वजह से सोचा गया कि प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, हमें लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लानी पड़ेगी। और जो पहली लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लाई गई दैट वाज बच्चा आपका परमानेंट सेटलमेंट। कौन सा? परमानेंट सेटलमेंट। याद रखना, परमानेंट सेटलमेंट को कौन लाया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, यह भी मत भूलना, उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लाया था? 1793 में। बट अगर आप इसके पीछे ब्रेन चाइल्ड देखोगे कि किसका दिमाग था इस सेटलमेंट को बनाने का, वो था जॉन शोर। कौन था मेरे दोस्तों? वो था आपका जॉन शोर। तो अब इन्होंने क्या किया कि इस परमानेंट सेटलमेंट में फर्स्ट दे डिसाइडेड कि हमें अगर करप्शन को रोकना है, क्या करना है? करप्शन को रोकना है। और अगर हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है, क्या करनी है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है, तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें रेवेन्यू को फिक्स करना पड़ेगा। एक फिक्स रेवेन्यू मांगेंगे, मतलब कि वो चेंज नहीं होगा। अब वो फिक्स रेवेन्यू, इनकी सोच ये थी कि इनका इंटेंट ये था इसको लागू करने का कि अगर हम फिक्स रेवेन्यू रख देंगे जो एक्स्ट्रा इनकम बचेगी, किसको? जिनसे हम रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, उनको जो एक्स्ट्रा इनकम बचेगी तो वो क्या करेंगे? सॉइल फर्टिलिटी पे ध्यान देंगे। क्या देंगे? सॉइल फर्टिलिटी पे, जिससे क्या हो सकता है भैया? सॉइल की प्रोडक्टिविटी और बढ़ सकती है। डन। ये इंटेंशन से इन्हें लाया गया। अब
प्लान ये था कि परमानेंट सेटलमेंट को कहां इंप्लीमेंट किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परमानेंट सेटलमेंट को इंप्लीमेंट किया गया बच्चा, याद रखना, बंगाल, कहां पे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड बनारस प्रोविंस ऑफ, बनारस डिवीजन बोलेंगे बच्चा, प्रोविंस नहीं बोलेंगे, बनारस डिवीजन ऑफ व्हाट, यूनाइटेड प्रोविंस। क्या, बनारस डिवीजन ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, यहां पे इसको लाया गया। अब जबकि इन्होंने रेवेन्यू फिक्स कर दिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब भी हम इकोनॉमी बोलते कि आज कंट्री की जीडीपी ये चल रही है, या हम बोलते कंट्री की पॉपुलेशन ये है, तो हम एक बेस ईयर लेते ना, उस बेस ईयर से, या उसको हम स्टैंडर्ड ईयर बोल लेंगे, उस ईयर से हम क्या करते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं और निकालते हैं कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, या बच्चा आपका जीडीपी कितनी बढ़ी है कितनी कम हुई। यू गॉट इट। अब मेरे दोस्तों, इनको भी एक स्टैंडर्ड ईयर चाहिए था, जिसको मद्देनजर रखते हुए क्या करेंगे, रेवेन्यू फिक्स करेंगे। तो बच्चा वो स्टैंडर्ड ईयर जो था, क्या, वो जो स्टैंडर्ड ईयर जो इन्होंने ढूंढा, दैट वाज 1789 टू व्हाट, 1789 to 1790. This was the standard year which was chosen under permanent settlement to fix the land revenue. मेरी बात क्लियर। अब दोस्तों, जबकि रेवेन्यू भी फिक्स हो चुका है, अब रेवेन्यू कितना फिक्स हुआ है, ये मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितना रेवेन्यू फिक्स किया था। अब जब रेवेन्यू फिक्स हो चुका है, अब कलेक्ट किससे करना है? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है या ब्रिटिशर्स जो है वो डायरेक्टली कलेक्ट करेंगे? तो इनने कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे, वही काम रखेंगे जो नवाब करता था बंगाल का। जितने भी नवाब थे बंगाल पे, वो बताइए कैसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। उन्होंने बोला वो करते थे जमींदार के थ्रू। किसके थ्रू करते थे? जमींदार के थ्रू। तो ये इनको क्या देता था भाई, ये आपका नवाब ऑफ बंगाल इनको देता था जमीन। क्या देता था इनको? जमीन। इनको बोलता था ये लीजिए, आपके पास ये जमीन दी है, यहां से आपके पास सिर्फ क्या हक है, दीवानी राइट है। क्या? सिर्फ आप रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे, आपके पास ऑनरशिप राइट नहीं है, आप इसके क्या मालिक नहीं है। मालिक कौन रहने वाली है? सरकार ही रहने वाली है, नवाब। आपको सिर्फ हक है दीवानी राइट का कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करें। और जमींदार किससे काम करवा के रेवेन्यू कलेक्ट करते थे? उनको बोलते थे पेजेंट्स। किसान हो गए, इनसे काम करवाते थे। लेकिन उस वक्त नवाब के टाइम पे पेजेंट्स का ऑक्यूपेंसी राइट का बहुत ध्यान रखा जाता था कि मर्जी आई तो जमींदार जो है इन पेजेंट्स को बाहर नहीं निकाल सकता। तो इनके बहुत सारे बेसिक राइट्स जो थे पेजेंट्स के, वो प्रोटेक्ट किए जाते थे व्हेन बंगाल वाज अंडर व्हाट, योर नवाब्स। अब इन्होंने क्या बोला, देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि हम भी यही काम करेंगे। सुनना, हम भी यही काम करेंगे कि जो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जो कंपनी को रेवेन्यू मिलेगा, वो कंपनी को रेवेन्यू कौन देगा बच्चा? जमींदार देंगे। लेकिन इस बार हम कुछ चेंज कर रहे हैं। क्या? इनको जमीन में सिर्फ दीवानी राइट नहीं मिलेगा, इन जमींदार को बच्चा ऑनरशिप राइट भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ऑनरशिप राइट। यानी कि परमानेंट सेटलमेंट में हु वर द ऑनर्स ऑफ द लैंड, दे वर जमींदार। इसलिए बच्चा याद रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट को हम जमींदारी सिस्टम इसीलिए बोलते हैं। क्या? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जमींदारी सिस्टम। बिकॉज इन दिस सिस्टम द लैंड ऑनरशिप राइट वॉज गिवन टू व्हाट, योर जमींदार्स, अपार्ट फ्रॉम योर रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट। इसमें मारे कौन गया? इसमें मारा गया आपका एक मामूली किसान, जिससे काम करवाया जाता था। क्योंकि अब जो पेजेंट्स थे उनके पास कोई भी राइट नहीं था किसको लेके, जहां पे वो काम कर रहे। जमींदार की मर्जी आएगी, जमींदार को यह हक था कि जमींदार अगर पेजेंट्स रेवेन्यू नहीं दे रहे तो उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? पर्सनल प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकता है, पर्सनल प्रॉपर्टी को छीन सकता है। जमींदार को ये जो ऑनरशिप राइट दिया गया, ये हेरिडिटरी भी था। क्या था? हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब क्या हो गया बच्चा, कि अगर जब तक जमींदार जो फिक्स्ड रेवेन्यू है वो अगर सरकार को, कंपनी को दे रहा है, तो ये जमीन उससे छीनी नहीं जाएगी। ये जमीन उसके आगे आने वाले जनरेशन तक वही ऑनर्स रहेंगे। मेरी बात आपको क्लियर होगी? तो जमींदारी सिस्टम में, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट में, अगर सबसे ज्यादा किसी को मार पड़ी, वो कौन थे? आपके पेजेंट्स थे। किनको मार पड़ी? पेजेंट्स को मार पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जमींदार बच गए। अब देखो बच्चा, जमींदार भी इसमें फंसे, और कहीं ना कहीं ये परमानेंट सेटलमेंट भी बहुत बड़ा कारण है किसका? आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। अब दोस्तों, जमींदार के लिए क्या किया, इसी परमानेंट सेटलमेंट के अंदर एक लॉ था, उसका नाम था सनसेट लॉ। क्या नाम था? सनसेट लॉ। व्हाट इज दिस सनसेट लॉ? सनसेट लॉ में बेसिकली क्या किया था, एक पर्टिकुलर डेट फिक्स की थी।
क्या की थी? पर्टिकुलर डेट फिक्स थी कि आज सपोज कीजिए कि आपका क्या है, आज चल रहा है आपका 7 मई चल रहा है 2024। तो इसमें क्या बोला इन्होंने कि अंडर दिस सनसेट लॉ, ठीक है, जो परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू एप्लीकेबल था, कि अगर आपने 7 मई 2024 के सूरज ढलने से पहले अगर हमको आपने रेवेन्यू नहीं दिया तो आपकी जमीन यानी कि जमींदार की ऑनरशिप राइट खत्म और जमींदार की जो जमीन होगी उसको हम क्या कर लेंगे? कन्फिस्केट कर लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात समझ रहे हो कि जमींदार को क्या बोला गया कि भाई तू मालिक तभी तक है जब तक तू बढ़िया काम कर रहा है, तू सरकार को, कंपनी को पैसा कमा के दे रहा है। जो इस दिन को हमने फिक्स किया है उस दिन तूने रेवेन्यू दिया, चाहे पीछे जितना मर्जी अच्छा काम किया हो, उस दिन शाम ढलते ही अगर रेवेन्यू तेरा हमारे पास नहीं आया तो तेरी जमीन गई और तेरी जमीन की क्या हो जाएगी बच्चा? बोली लगा दी जाएगी, ऑक्शन कर दिया जाएगा। मेरे दोस्तों 1794 से लेके 1804 यानी कि 10 साल के अंदर, क्या आने वाले 10 साल के अंदर मेरे दोस्तों 41% जमींदार की जो प्रॉपर्टी थी उसको सेल कर दिया गया था। देयर प्रॉपर्टी वर सोल्ड। कब मेरे दोस्तों? अंडर परमानेंट सेटलमेंट 10 सालों के अंदर। तो सोचो वो जमींदार जो नवाब के टाइम से भाई साहब अमीर थे, है ना, प्रॉस्पेरिटी पे जी रहे थे, जिंदगी उनकी अच्छी चल रही थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। अगर आप देखेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में एक जमींदार भी लड़े थे अरा से, उनका नाम है कुंवर सिंह। जो कुंवर सिंह थे वो एक जमींदार थे क्योंकि उनकी भी जमीन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया था? हथिया लिया था। तो परमानेंट सेटलमेंट में सिर्फ और सिर्फ दुख ही आए हैं। मतलब ना जमींदार खुश थे, पेजेंट्स की तो हाल ही मत पूछो, ना किसानों की आप हाल ही मत पूछो। अब दोस्तों ये सेटलमेंट कहां हुई? यहां एप्लीकेबल हुई। तो क्या देश के बाकी जगहों में भी इसी सेटलमेंट को लाया गया? नहीं बचा। बाकी जगहों में एक जगह जिसमें मैं बताता हूं, वहां पे जो सेटलमेंट लाई गई उसका नाम था क्या? आपका रेवतवाड़ी सिस्टम। क्या नाम था? रेवतवाड़ी सिस्टम। अब बच्चा सुनिएगा, यह भी एक क्या था? जमीन से रेवेन्यू कमाने का जरिया था। किसका? आपका कंपनी का, यानी कि ब्रिटेन का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसको लाने वाला कौन था बच्चा? गवर्नर था मद्रास का। कौन? गवर्नर ऑफ मद्रास। उसका नाम था क्या? थॉमस मुनरो। क्या नाम था? सॉरी, थॉमस मुनरो नाम था। याद रहेगा। थॉमस मुनरो के साथ एक और बंदा कौन था? अलेक्जेंडर रीड। क्या ये दो बंदों ने मिलके रेवतवाड़ी सेटलमेंट को लाया था? और कब लाया था? 1822 में। कब लाया मेरे दोस्तों? 1822 में। अब इस सेटलमेंट को लाया कहां गया ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जरूरी है बच्चा। बॉम्बे में लाया गया, डन। मद्रास में लाया गया, डन। असम में लाया गया, सिंध में लाया गया, बिहार में लाया गया। इन जगहों में इस रेवतवाड़ी सेटलमेंट को इंप्लीमेंट किया गया। क्या कमाने के लिए बच्चा? लैंड रेवेन्यू कमाने के लिए। अब सबसे पहले इन्होंने बोला रेवतवाड़ी सेटलमेंट में हम रेवेन्यू किससे कलेक्ट करेंगे? तो उन्होंने बोला हम जो है, कंपनी जो है वो आपका रेवेन्यू डायरेक्ट किससे कलेक्ट करेगी? फार्मर से। और किसानों को ही क्या बोलते थे? आपका रियायत बोलते थे। क्या बोलते थे? रियायत बोलते थे। क्या? किसानों को ही। अब मेरे दोस्तों मतलब कि लैंड ऑनरशिप राइट जो है अंडर दिस रेवतवाड़ी सिस्टम किसको दिया गया? आपका इनको, किसानों को दिया गया। लेकिन अभी तक आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया। अभी आपको और बढ़िया फील होगा। इन्होंने बोला कि हम किसी भी किसान के लिए एक फिक्स रेवेन्यू नहीं रखेंगे, हम पहले क्या करेंगे? सॉइल असेसमेंट करेंगे। क्या करेंगे? सॉइल असेसमेंट करेंगे। यानी कि कंप्लीट स्टडी होगी सॉइल की कि एक किसान के पास, एक फार्मर के पास कितना लैंड एरिया है, ठीक, और उसका यील्ड क्या है, कितना उपज है, राइट, और सॉइल की फर्टिलिटी। क्या? सॉइल की फर्टिलिटी को देखेंगे कि सॉइल बंजर तो नहीं है, सॉइल की क्वालिटी को चेक करेंगे। इन बेसिस पे हम क्या करेंगे? फिर इसको देखने के बाद रेवेन्यू क्या होगा? फिक्स होगा।
और वो रेवेन्यू जो है वो किससे डायरेक्टली कलेक्ट किया जाएगा? किसानों से। इनको हम एक डॉक्यूमेंट देंगे, रिटन डॉक्यूमेंट, जिनमें इनको क्या मिलेगी? आपकी लैंड ऑनरशिप राइट मिलेगी। क्या मिलेगा? लैंड ऑनरशिप राइट मिलेगा, और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लैंड ऑनरशिप राइट देंगे, और इनको इतना रेवेन्यू देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू जो भी सॉइल असेसमेंट होगा। गॉट इट? समझ गए? लेकिन इसमें दिक्कत क्या था? दिक्कत ये था कि ये कहीं जगह में मिजरेबली इट गॉट फेल्ड। इट वॉज फेल्ड मतलब पूरी तरीके से ये फेल हो गया, और किसानों को बहुत नुकसान होना स्टार्ट हो गया। अब किसान चाहते नहीं थे कि उनका मालिकाना हक जो है उनसे छीना जाए, तो वो क्या करते थे बच्चा? मनी लेंडर्स के पास जाते थे। किनके पास जाते थे बच्चा? आपका मनी लेंडर्स के पास, जो बच्चा बहुत हैवी साहूकार, इनको आपने बहुत सारी पुरानी मूवीज में देखा होगा, साहूकार। इनसे बहुत बड़ी कीमत में साहूकार क्या करते थे? इनको लोन देते थे, और वो लोन जो है ये कंपनी को देके अपने लैंड को बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन इनको नहीं पता था कि ये एक ऐसी विशेष साइकिल है, राइट, जिसमें ये घुस चुके हैं, और ये ऐसा चक्रव्यूह है जिससे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, और इनकी आने वाली पीढ़ी पॉवर्टी में, गरीबी में, माल न्यूट्रिशन, राइट, फेमाइन में ये लोग पूरी तरीके से मारे जाते थे। बहुत बुरी हालत थी। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? तो बच्चा याद रखिएगा, वहां पे अंडर परमानेंट सेटलमेंट रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट वाज गिवन टू व्हाट? योर जमींदार्स, नॉट पेजेंट्स, बट इन रियोतवाड़ी सिस्टम द लैंड ओनरशिप एंड रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट वाज गिवन डायरेक्टली टू रियोट। नाउ कंपनी विल कलेक्ट revenue directly from what? Your riot या farmers. There will be no mediator between company and riots. मेरी बात क्लियर हो गई? Now we are moving to another settlement. पंजाब भी तो बचा है ना? आपका पंजाब बच गया, हरियाणा बच गया है, वेस्टर्न यूपी बच गया है। तो उसमें क्या ऐसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम रखेंगे? नहीं बचा। उसमें लाया गया आपका कौन सा? आपका लाया गया महालवाड़ी सिस्टम। क्या लाया गया? महालवाड़ी सिस्टम। बच्चा मेरी प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, मैं थोड़ा सा कभी कभी प्रोनाउंसिएशन अलग कर देता हूं, बट भावनाओं को समझे। बच्चा देखो यहां पे इन्होंने बोला अंडर दिस सिस्टम रेवेन्यू विल बी कलेक्टेड, रेवेन्यू विल बी कलेक्टेड फ्रॉम अ सिंगल यूनिट। एंड व्हाट इज दिस सिंगल यूनिट? दिस यूनिट वाज विलेज। मतलब विलेज में पूरे गांव के इन्होंने कलेक्टिवली क्या बोला? यूनिट बोला। और जो विलेज का जो मुखिया है, विलेज का जो हेडमैन है, राइट, या विलेज का आप बोलो कोई सरपंच है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि तेरा काम रहेगा जितने भी तेरे गांव में किसान हैं, ठीक है, जो जमीन है उसमें से तू रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें देगा, हम डायरेक्टली जो है किसानों से कलेक्ट नहीं करेंगे। और इसी विलेज को बच्चा लोकली क्या बोला जाता था? महाल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? महाल। जहां से नाम पड़ गया क्या? महालवाड़ी सिस्टम। मेरी बात क्लियर? अंडर महालवाड़ी सिस्टम द कंपनी कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम अ विलेज, एंड हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू गिव दैट रेवेन्यू टू द कंपनी? वो थे आपके कौन? विलेज के हेडमैन यानी महाल। मेरी बात याद रहेगी? बच्चा इसको लाने वाला कौन था? इसको लाने वाला था बच्चा आपका मैकेंजी। कौन था? मैकेंजी। मेरी बात क्लियर? और इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ किसका बच्चा? रिमबर्ड का भी। ये भी कब आई? आपकी 1822 में बच्चा इस महालवाड़ी सिस्टम को लाया गया। और ये महालवाड़ी सिस्टम को बच्चा कहां पे बच्चा इसको इंप्लीमेंट किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। इसको इंप्लीमेंट किया गया आपका वेस्टर्न यूपी। कहां पे? वेस्टर्न यूपी। एंड लेटर इट वाज एक्सटेंडेड टू सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब एज वेल, राइट। इन जगहों पे लैंड रेवेन्यू किस पॉलिसीज के थ्रू कलेक्ट किया जाता था? दैट वाज महालवाड़ी सिस्टम। बच्चा अब अगर आप एक बात देखोगे कि महालवाड़ी सिस्टम जो है ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट वॉज ऑल्सो नोन एज टेम्पररी जमींदारी सिस्टम, राइट। क्योंकि इसमें रेवेन्यू फिक्स्ड नहीं था। इसमें रेवेन्यू फिक्स्ड नहीं था, वो आपका पीरियोडिकली आफ्टर असेसमेंट महालवाड़ी सिस्टम में रेवेन्यू को क्या किया जाता था? बदला जाता था। मेरे दोस्तों इसके कॉन्सिक्वेंस क्या थे तीनों के? तो याद रखिएगा तीनों के कॉन्सिक्वेंसेस ये थे कि किसान और जमींदार गरीबी की दलदल में धंसते गए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कि भाई साहब किसान को सिर्फ अंग्रेज तंग नहीं कर रहे थे, जमींदार भी तंग कर रहे थे, और जो साहूकार थे, मनी लेंडर थे, वो भी इनको तंग कर रहे थे। बोलते ना हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 में,
वो पेजेंट्स क्या थे? जो किसान, मैक्सिमम किसान ही लड़ते, किसान वर्दी में लड़ रहे थे, बस किसान वर्दी में लड़ रहे थे। तो अगर आप देखोगे जो विद्रोह हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसमें बहुत बड़े लेवल पे किसानों ने पार्टिसिपेशन की थी। इट वाज बिकॉज ऑफ दीज 3 क्रूअल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आए। साथ में मैं आपको बोल दूं कि ऑलरेडी वी हैव लॉन्च्ड अवर कोर्स ऑफ जेकेपी कांस्टेबल एंड वी आल्सो लॉन्च्ड जेके एसएसपी सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज ऑन आवर ऐप। उसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक को क्लिक करना है, फिर हमारे ऐप में पहुंच के आप उस क्वालिटी कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पे आएगा बच्चा वो। थैंक यू सो मच।